माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस हिंदी में प्रश्न नंबर 141 से लेकर के प्रश्न नंबर 160 तक। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पर सारे जो वीडियोज़ हैं हमारे FST1 के हिंदी में वो एक साथ अवेलेबल हैं। प्रश्न नंबर 141 है यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य को चिन्हित किस चिन्ह से करते हैं। तरंग दैर्ध्य होता है यहाँ पर किसी भी वेव की वेवलेंथ को दैर्ध्य कहा जाता है हिंदी में। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे, इसके ऑप्शंस पे आएंगे। ये देखिए आप, ये कोई भी एक तरंग है तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ, क्रस्ट को यहाँ पर श्रिंक कहा जाता है और ट्रफ को गर्त कहा जाता है। तो दो गर्त या दो श्रिंक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एक वेवलेंथ है ये, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 142 की तरफ। ये है, रेडियो व टेलीविज़न द्वारा उपयोग की जाने वाली तरंगें हैं। कौन सी तरंगें हैं जो रेडियो और टेलीविज़न रिसीव करती हैं और इसके बाद हमें प्रसारण दिखाई देता है, उसके प्रोग्राम्स जो होते हैं उसका प्रसारण होता है किन तरंगों के द्वारा। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क रेडियो तरंगे, ख पैराबैंगनी, ग गामा किरणें और घ है क्ष किरणें। और सही विकल्प होगा विकल्प क रेडियो तरंगे। प्रश्न नंबर 143 है, अंतरिक्ष से प्रकाश को एकत्रित करके और उसका अध्ययन करने को कहते हैं। यानी कि जो भी अंतरिक्ष से प्रकाश आ रही है उसको एकत्रित करना, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क प्रकाशीय खगोल विज्ञान, ख प्रकाशीय ज्ञान, ग प्रकाश विज्ञान और घ है सभी। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा, प्रकाश खगोल विज्ञान। प्रश्न नंबर 144 है यहाँ पर, रेडियो तरंग की खोज। रेडियो तरंगों की खोज किसने की है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर विकल्प दिख रहे हैं, क कोपरनिकस, ख हर्लो सैपली, ग कार्ल जेंस्की और घ है विलियम हॉर्सले। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, कार्ल जेंस्की। जो कार्ल जेंस्की हैं वो एक इंजीनियर थे और इन्होंने रेडियो तरंगों की खोज की थी। आगे बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 145 है, बादल संकुचित हो वह उनके अंदर का दबाव बढ़ जाता है। बादल अगर संकुचित हो जाए और उनके अंदर का दबाव बढ़ जाए और केंद्र का भी तापमान बढ़ने लगे तो इस अवस्था में तारा को क्या कहा जाता है। आप सभी सबसे पहले एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो बादल हैं, जो तारे हैं वो दरअसल बादलों से बनते हैं। बादल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते जाते हैं, और जिस प्रकार से वो संकुचित होते हैं उनके अंदर का दबाव बढ़ता जाता है और जिसके कारण उनका जो केंद्र है, कोर है, उसका तापमान बढ़ जाएगा। इस अवस्था में हम तारे को क्या कहते हैं। आपके पास विकल्प है क रेड जाइंट, ख आदि तारा, ग नव तारा और घ है ड्वार्फ तारा। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ख हो जाएगा, आदि तारा, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोस्टार कहा जाता है। आगे आपके पास प्रश्न नंबर 146 है, आकाशगंगा में पिछला अधीनव तराना सन कितने में देखा गया था। आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर अधीवन तारा सन कितने में देखा गया था। आपके पास यहाँ पर विकल्प है और जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, दोनों। एक चीज़ अब आप लोग कहेंगे कि दोनों कैसे होगा, हमारी हिंदी की बुक में तो 1604 ईस्वी लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अभी अभी जो हाल ही में आपकी अंग्रेजी की बुक पब्लिश की गई है उसके अंदर जो पिछला अधीनव तारा दिखाने की बात कही गई है वो 1987 में कही गई है। इसीलिए जो सही विकल्प होगा वो दोनों ही हो जाएगा। हो सकता है कि आपके जो बुक है और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 1604 का जो विकल्प है वो ना दिया हो, तो वहाँ पर अगर 1987 विकल्प दे रखा है तो आपको 1987 पे क्लिक करना होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1987 और 1604 दोनों में ही अधीवन तारा देखा गया था। आगे बढ़ेंगे 147 नंबर के प्रश्न की तरफ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध में सिद्धांत हैं।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। आपको अच्छा हमने आंसर ही बता दिया तो विकल्प ग सबसे पहले सही हो जाएगा। स्थायी अवस्था सिद्धांत और बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, ये दोनों ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। बिग बैंग थ्योरी जो है इसे ज़्यादातर खगोल शास्त्री फेवर करते हैं, इसीलिए बिग बैंग थ्योरी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दोनों थ्योरीज में क्या है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। स्थायी अवस्था सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड जिस प्रकार का आज है, जो उसका स्वरूप है, वही स्वरूप कुछ वर्ष पहले या जब उसकी उत्पत्ति हुई थी उस वक्त थी। बिग बैंग थ्योरी उलट कहता है, इससे बिल्कुल डिफरेंट इसकी थ्योरी है। वो ये कहता है बिग बैंग सिद्धांत कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो विस्फोट से सृजन हुआ है, विस्फोट से हमारा सिद्धांत बना है, एक्सप्लोजन से बना है। और ये एक्सप्लोजन कुछ ऐसा नहीं था जो आजकल का एक्सप्लोजन होता है जो आप देखते हो कि सिर्फ कोर में एक्सप्लोजन हो, नहीं, ये स्पेस के सभी जगहों पर एक्सप्लोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 148 की तरफ। सौर परिवार बनते हैं। सौर परिवार किससे बनता है, किन चीज़ों से मिलके बनता है, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क नवग्रह, ख उपग्रह ग्राहिकाएं, ग पुच्छल और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प घ हो जाएगा। 9 ग्रह जो हैं, यानी कि अभी तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 8 ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जब आपकी बुक की छपाई हुई थी, पब्लिशिंग हुई थी, उस वक्त 9 ग्रह थे। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर 9 ग्रह ही लिखा हुआ आएगा। 9 ग्रह, उपग्रह, ग्राहिकाएं और पुच्छल, इन सभी से मिलकर के हमारा सौर परिवार, सौर मंडल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 149 है, किस ग्रह की कक्षा सौर परिवार के सामान्य तल से लगभग 17 अंश का कोण बनाती है? मैं आपको इसका एक बार डायग्राम बताती हूँ यहाँ पर बना करके, इसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे, दोबारा से उनके विकल्पों को देखेंगे। देखिए, जो हमारे ग्रह हैं, सभी ग्रह जो सामान्य ग्रह हैं, उन सभी के जो ऑर्बिट हैं, जो उनका कक्ष है, वो कुछ इस तरीके का कक्षाएं हैं उनकी, और ये हमारा सन है। लेकिन अगर आप बात करते हैं उस ग्रह की जो 17 डिग्री का अंश बनाता है, इंक्लाइंड है 17 डिग्री कोण से, वो कुछ इस तरीके से बनाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो कक्षा है, वो किस ग्रह की है आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा। जो यम की कक्षा है वो 17 अंश का कोण बनाती है सामान्य तल से हमारे सौरमंडल में। वरना जो जितनी भी बाकी प्लैनेट्स हैं, हमारी 8 बचे हुए प्लैनेट्स, वो सभी एक ही तल में उन सभी के ऑर्बिट हैं, छोड़ के सिर्फ यम को, क्योंकि यम का जो ऑर्बिट है, प्लूटो का ऑर्बिट, वो 70 डिग्री इंक्लाइंड है हमारे सोलर सिस्टम के प्लेन से, फ्लोर से। आगे बात करें प्रश्न नंबर 150 की, ये है सभी ग्रहों के अपनी कक्षा में घूमने का कारण क्या है? किस कारण से जो सभी ग्रह हैं वो अपनी कक्षा में अपनी अवस्था के अनुसार ही घूमते हैं, इसका कारण क्या है? आपके पास विकल्प है क सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ख सूर्य का प्रकाश, ग है सूर्य की क्षमता और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में से सन को हटा दें, ऐसा आप सपोज कीजिए कि आपने सन को हटा दिया या सन सडनली वेनिश हो गया, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं अभी जो कि अब एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व हो रहे हैं, वो क्या करेंगे कि जिस भी पोजीशन पे होंगे उससे टेंजेंटली स्केप हो जाएंगे, टेंजेंटली वहाँ से उड़ जाएंगे। और ऐसा तब होगा क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न यही कहा गया है कि सभी ग्रहों के अपने कक्षा में घूमने का कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न नंबर 151 है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में डूबता है? हमारे अर्थ पर क्या है, हमारी पृथ्वी पर ऐसा है कि जो सूर्य है वो पूरब से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, लेकिन ये उस ग्रह की बात की जा रही है जहाँ पर सूर्य पश्चिम से उदय हो और पूर्व में जाकर के अस्त हो जाएं। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प दिया हुआ है क अरुण, ख शुक्र, ग दोनों और घ है कोई नहीं। और इस प्रश्न के लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा। अरुण और शुक्र दोनों ही ग्रहों पर जो सूर्य हैं वो पश्चिम से उदय होते हैं और पूर्व में डूबते हैं। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 152 की तरफ। शुक्र और अरुण अपने अक्षों पर किस दिशा में घूमते हैं? अपने अक्ष पर सूर्य और अरुण किस दिशा में घूमते हैं ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क दक्षिणवर्त, ख
वामावर्त, ग है दोनों और घ है कोई नहीं। और इस प्रश्न के लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क। दक्षिणवर्ता दिशा में जो सूर्य अरुण है और शुक्र हैं दोनों ही ग्रह घूमते हैं। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 153 की। यह है सूर्य का द्रव्यमान क्या है। सूर्य का जो द्रव्यमान है जिसे अंग्रेजी में मास कहा जाता है, मास ऑफ सन, कितना है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर विकल्प हैं और इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क हो जाएगा 2 × 10⁻33 किलोग्राम। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 154 की तरफ। ये है किस ग्रह पर एक भी उपग्रह नहीं है। कोई ऐसा ग्रह का नाम बताना है जहाँ पर एक भी उपग्रह नहीं है। आपके पास विकल्प है क बुध, ख शुक्र, ग है क और ख और घ है मंगल। और इस प्रश्न के लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा। बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिस पर एक भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करेंगे 155 नंबर के प्रश्न की। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। आपको उस ग्रह की बात बतानी है, उस ग्रह का नाम बताना है जिस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। आपके पास विकल्प है क बुध, ख शुक्र, ग यम और घ है मंगल। और 155 नंबर के प्रश्न के लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा, बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है और मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 156 की तरफ। बाहरी ग्रह बने होते हैं, यानी कि जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो किससे बने हुए हैं ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क धातुओं और चट्टान, ख गैस और बर्फ, ग है गैस और धातु और घ है सभी। और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ख, गैस और बर्फ से बने हुए हैं हमारे बाहरी ग्रह। और जो हमारे भीतरी ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है वो बने हुए हैं धातुओं और चट्टानों से। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 157 की बात करेंगे। आंतरिक ग्रह है, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से ग्रह हैं जिन्हें आप आंतरिक ग्रह कहेंगे। तो विकल्प जो ख है वो सही हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह जो होती हैं इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। वहीं पर बाहरी ग्रह की बात की जाए तो बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। 158 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह कम रोशनी परावर्तित करता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क बुध, ख चंद्रमा, ग शुक्र और घ है यम। और इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क बुध। जो बुध है वो कम रोशनी को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसका कारण यही है कि बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। एक और चीज़ की जो चंद्रमा है उस पर भी वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वो भी कम रोशनी परावर्तित करता है। लेकिन हमें फिर जो चांद है वो इतना चमकीला कैसे नज़र आता है, उसमें इतनी रोशनी कैसे पता लगती है। इसका कारण यही है कि जो चांद है वो हमारे पृथ्वी के करीब है जिसके कारण हमें लगता है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 159 की तरफ। ये है पृथ्वी के ध्रुवन अक्ष का लंब से बना कौन है। जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब है कि झुकी हुई है अपने ऑर्बिट की तरफ। आपको बताना है कि कितना कोण बना करके वो झुकी हुई है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क 3 डिग्री, ख 98 डिग्री, ग 23 डिग्री और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, 23 डिग्री। एक चीज़, आपकी किताब में 23 डिग्री लिखा हुआ है लेकिन जो असलियत है वो 23.5 डिग्री का है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर। एक और चीज़ की जो 3 डिग्री है वो किसका है, तो 3 डिग्री जो है वो जुपिटर का है और वहीं पर 98 डिग्री जो है वो अरुण का है। 160 नंबर का प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। प्रश्न नंबर 160 है, ग्राहिकाएँ बनी होती हैं। ग्राहिकाएँ किससे बनी होती हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है धातु व चट्टान, ख है गैस, ग है गैस और बर्फ और घ है कोई नहीं। और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क हो जाएगा, धातु और चट्टान। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने प्रश्न नंबर
41 से लेकर के प्रश्न नंबर 160 तक देखा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।